नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था को कि कौन कौन से जो है बाजार व्यवस्था में इसने सुधार किए थे, इसके समय कौन कौन से विभाग थे और कितने प्रकार के बाजार थे, उनके प्रमुख कौन थे, वह सारा कुछ आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। और दोस्तों अगर बात करें बाजार व्यवस्था की, तो बाजार व्यवस्था जो है अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत आती है। और अगर प्रशासनिक सुधार की बात करें तो इसमें सैन्य सुधार, उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की जो राजस्व व्यवस्था, और तीसरी जो है इसकी बाजार व्यवस्था, यह प्रमुख है। और इन तीनों से जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो है सवाल पूछे जाते हैं। तीनों ही जो है इसके सुधार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सवाल बनते हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सैन्य सुधार और राजस्व व्यवस्था को लेकर मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं। और आज जो हम बात करेंगे इसकी बाजार व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हमारा जो है इसके प्रशासनिक सुधारों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वह तीसरा और अंतिम टॉपिक होगा। तो शुरू करते हैं इसकी बाजार व्यवस्था। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था को अगर देखें हम, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक सवाल बनता है कि इसकी जो बाजार व्यवस्था है, ये सवाल पूछा जाता है वह बर अबर के सिद्धांत पर आधारित थी। पूछा जाए अगर कि कौन से सिद्धांत पर आधारित थी, तो यह बर अबर के सिद्धांत पर आधारित थी। और अगर ये बर अबर का सिद्धांत होता क्या है, तो यह होता है उत्पादन लागत का सिद्धांत, उत्पादन और लागत का सिद्धांत। और यही सिद्धांत कहलाता है बर अबर का सिद्धांत। अब हम देखते हैं इसकी बाजार व्यवस्था के अंतर्गत जो इसकी जानकारी देते हैं, तो कौन कौन से इसके स्रोत आते हैं जिन जहाँ से कि इसकी जानकारी मिलती है। तो अगर स्रोत की बात करें हम, तो बरनी द्वारा। इसके अलावा अगर हम और देखें तो इब्न बतूता बरनी है, इब्न बतूता है, ईसामी के अलावा से एक नसीरुद्दीन, शेख नसीरुद्दीन के अलावा अगर हम और देखें तो इरफान हबीब, जिन्होंने इनकी जानकारी दी है। और एक और आते हैं के लाल। इनके द्वारा यह मुख्य स्रोत है जहाँ से इसके बाजार व्यवस्था की हमें जानकारी मिलती है। अब अगर बाजार व्यवस्था का हम उद्देश्य देखें कि किस उद्देश्य से यह बाजार व्यवस्था लाई गई थी, तो पूर्णतः जो है यह इसमें भी दो मत है कि एक तो सैनिक उद्देश्य यानी सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, और दूसरा आता है आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए। एक तो सैनिक उद्देश्य यानी सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, और दूसरा जो आता है आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए व्यवस्था लाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, जिसमें कि अगर हम मुख्यतः माने तो सैनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह व्यवस्था या सैनिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति थी उसके लिए यह व्यवस्था लाई गई थी। और इसके अगर क्षेत्र की बात करें कि कौन कौन से इसके प्रमुख क्षेत्र थे, तो इसके क्षेत्रों में दिल्ली के पास का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास, दिल्ली के जो आसपास का क्षेत्र है वह, और इसके जो पास के अधिकांश प्रांत है वहाँ ये व्यवस्था लाई गई थी। अब हम इसके उद्देश्य को लेकर बात करते हैं कि कौन कौन से कुछ जो इतिहासकार हुए हैं, जैसे बरनी है, इरफान हबीब है, अमीर खुसरो है, इसके अलावा अगर हम देखें शेख नसीरुद्दीन है, इन्होंने क्या क्या इसको जो बाजार व्यवस्था को लेकर स्टेटमेंट दिए हैं वह देखते हैं, इनके कथन देखते हैं। उद्देश्य कि क्या उद्देश्य से थे जिनके द्वारा या जिसके कारण बाजार व्यवस्था लाई गई थी। तो इसमें आता है, इसमें एक स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि बरनी द्वारा दिया गया है। तो बरनी यहाँ कहता है कि राजकोष में, ये पूछा जाता है, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो राजकोष में जो है अतिरिक्त दबाव दिए बिना
राजकोष में अतिरिक्त दबाव दिए बिना सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति। राजकोष में अतिरिक्त दबाव दिए बिना सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह व्यवस्था पूर्ति के लिए जो है बाजार व्यवस्था आई। यह कहा गया है बर्नी द्वारा कि राजकोष में अतिरिक्त दबाव दिए बिना सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार व्यवस्था आई। और बर्नी के इसी स्टेटमेंट का जो है, जो हमने देखा था, प्रोफेसर इरफान हबीब और इसके अलावा के लाल, इन दोनों ने बर्नी के इस स्टेटमेंट का जो है समर्थन किया है। इन्होंने जो है इसका, जो बर्नी द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, इसका समर्थन किया है। इसके अलावा बर्नी एक और बात कहता है, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है इसका। ये कहता है कि हिंदू व्यापारियों को दंडित करने के लिए जो है यह व्यवस्था आई थी, क्योंकि अधिकांश व्यापारी जो थे हिंदू थे। यह व्यवस्था आई क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे। यह कहा गया है बर्नी के द्वारा। और ये बर्नी ने जो है इस स्टेटमेंट को जो दिया है वह इसकी किताब है, इसका ग्रंथ है फतवा ए जहांदारी। उसमें इसने इस स्टेटमेंट को दिया है कि हिंदू व्यापारियों को दंडित करने के लिए यह व्यवस्था लाई गई थी। अब आगे हम देखते हैं अमीर खुसरो के द्वारा क्या कहा गया है। तो अमीर खुसरो द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वह कहता है कि आम प्रजा को, यानी जो आम जन है, आम प्रजा को राहत देने के लिए यह व्यवस्था आई थी। यह स्टेटमेंट दिया गया है अमीर खुसरो द्वारा कि आम जन को जो है राहत देने के लिए व्यवस्था आई थी। और अमीर खुसरो ने यह जो स्टेटमेंट दिया है, यह उसकी एक किताब है ख्वाजाइन उल इसकी किताब है ख्वाजाइन उल फुतूह है। इस किताब में इसका जो ये ग्रंथ है, इसमें यह स्टेटमेंट इसके द्वारा दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार व्यवस्था का प्रमुख कारण था लाने का, वह आम जनता जो है, आम प्रजा जो है, उसको राहत देने के लिए व्यवस्था आई थी। इसके अलावा और अगर हम देखें तो एक ग्रंथ है खैरुल मजालिस, जो कि शेख नसीरुद्दीन का है। और इसके द्वारा कहा गया है कि दिल्ली की जनता को राहत देने के लिए यह व्यवस्था आई थी। यह कहा गया शेख नसीरुद्दीन द्वारा खैरुल मजालिस में कि दिल्ली की जनता जो थी उसको राहत देने के लिए यह व्यवस्था अलाउद्दीन द्वारा लाई गई थी। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है जो कि कहा जाता है कि मुद्रास्फीति जो है के कारण, मुद्रास्फीति के कारण ये व्यवस्था लाई गई थी। और कहीं ना कहीं वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे थे, तो वस्तुओं के दाम को जो है, वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित करना जरूरी था, नियंत्रित करना जरूरी था, इसलिए व्यवस्था लाई गई है। तो ये तो हमने देखे इसके कारण कि कौन कौन से कारण बनते हैं जिसके कारण बाजार व्यवस्था लाई गई थी। तो मुख्य अगर हम कारण देखें तो बर्नी का जो सैन्य व्यवस्था
को जो सैन्य आवश्यकताओं की जो पूर्ति का जो कारण था वह ही मुख्य इसका कारण बनता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पास एक विशाल सेना थी, लगभग 4,75,000 इसकी सेना बताई गई है। और इतनी बड़ी सेना के जो राहत पहुंचाने के लिए या सब्सिडी के लिए या सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति जो थी उसको करना आवश्यक था, उसके कारण यह बाजार व्यवस्था लाई गई थी। और अगर हम देखें इसके क्षेत्र के बारे में कि इसके जो क्षेत्र हैं वह कौन कौन से थे, अगर इसके क्षेत्र को देखें तो इसके क्षेत्रों में बताया जाता है कि फरिश्ता कहता है कि संपूर्ण क्षेत्र था, जो भी इसका साम्राज्य था उसमें सब जगह व्यवस्था थी, यह कहा गया फरिश्ता द्वारा। इसके अलावा मोरलैंड व बर्नी कहता है, इसके द्वारा कहा गया है कि यह व्यवस्था जो है दिल्ली के आसपास थी, दिल्ली के आसपास। तो दोनों ही अलग अलग बताते हैं, फरिश्ता कहता है सारे क्षेत्र में थी, मोरलैंड और बर्नी द्वारा कहा गया है कि दिल्ली के आसपास थी। इसके अलावा जो इरफान हबीब साहब है वह बताते हैं कि केंद्रीय भाग में और जो पूर्ववर्ती दूरवर्ती जो भाग थे इसके साम्राज्य के, वहाँ पर यह व्यवस्था जो थी फैली थी। अब हम इसकी संरचना देखते हैं, बाजार व्यवस्था की संरचना क्या थी। तो बाजार व्यवस्था की संरचना देखते हैं। इसकी संरचना अगर हम देखें तो इस बाजार व्यवस्था को चलाने के लिए इसने प्रमुख विभाग बनाया था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका नाम था दीवान रियासत। यह जो है एक प्रमुख विभाग था जिस अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जिसकी स्थापना करवाई गई, यह था दीवान रियासत विभाग। और यह विभाग होता था वाणिज्य विभाग। दोस्तों बहुत ही प्रमुख विभाग था, यह पूछा जाता है दीवान रियासत विभाग। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था के अंतर्गत ये विभाग आया था। और अगर कोई पूछे तो यह था बाजार व्यवस्था से संबंधित। कि दीवान रियासत विभाग किससे संबंधित था, तो यह बाजार व्यवस्था से संबंधित था। और इसी दीवान जो रियासत है इसका जो प्रमुख होता था या जिसे प्रधान, इसका जो प्रमुख होता था वह होता था सद्र ए रियासत। दीवान रियासत का जो प्रमुख होता था उसे सद्र ए रियासत कहा जाता था। और यह वाणिज्य मंत्री होता था, वाणिज्य मंत्री, सद्र रियासत या इसको वाणिज्य मंत्री कहते थे। और इसी पद पर जो है सबसे पहले मलिक याकूब, यह पद जो है सबसे पहले मलिक याकूब को मिला, यानी इसको यहाँ पर जो है नियुक्त किया गया। और इसी मलिक याकूब को जो है बाजार व्यवस्था की सफलता का श्रेय दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का श्रेय किसे दिया जाता है तो मलिक याकूब को। बाजार व्यवस्था की सफलता का श्रेय इसी मलिक याकूब जो है उसको दिया जाता है। अब हम देखते हैं कौन कौन से बाजार थे, प्रमुख बाजार, और उनकी विशेषताएं क्या थी वह देखते हैं। तो संरचना में इसके बाजार देखते हैं। तो सबसे पहला जो बाजार था वह था गल्ला ए मंडी, बहुत ही प्रमुख बाजार था गल्ला ए मंडी। और जो दूसरा बाजार था इसका वह था सराय ए अदल। और जो तीसरा बाजार था इसका वह था दास दासी और मवेशी बाजार, दास दासी और मवेशी बाजार, यानी पशुओं का बाजार। यहाँ दास दासी और मवेशी बेचे जाते थे। तो पहला था गल्ला ए मंडी, दूसरा सराय ए अदल और तीसरा दास दासी या मवेशी बाजार। यह गल्ला ए मंडी जो होता था यह यहाँ पर जो है अनाज का व्यापार होता था। मुख्यतः जो है गल्ला ए मंडी में अनाज का व्यापार होता था। और इसी गल्ला ए मंडी का जो प्रमुख जो होता था उसे सहना ए मंडी कहा जाता था।
इसका जो प्रमुख होता था वह सेनाए मंडी होता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पर कि सेनाए मंडी कौन था, तो यह इसकी बाजार व्यवस्था में जो गल्लाए मंडी था उसका प्रमुख था, और इसी बाजार में गल्लाए मंडी में जो है अनाज का व्यापार किया जाता था। इस जो गल्लाए मंडी है इसको चलाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें 8 नियम बनाए थे, जिन नियमों के द्वारा जो है यह बाजार चलता था, यह हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं सराय अदल क्या था। तो सराय अदल जो था ये यहाँ पर जो है कपड़ा, मुख्यतः तो कपड़ों का बाजार था ये, और कपड़ों के अलावा मेवा यानी सूखे मेवे, तेल, घी, चीनी, चीनी के अलावा अगर हम देखें तो मसाले, यह जो थे मुख्यतः इस बाज़ार में बेचे जाते थे। और एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है यहाँ पर, सराय अदल का जो प्रमुख होता था उसे परवाना नवीस पूछा जाए कि परवाना नवीस कौन होता था, तो यह सराय ए अदल बाज़ार का प्रमुख होता था। यह सवाल ऐसे बनता है कि सराय ए अदल जो बाज़ार है इसका प्रमुख कौन था, तो परवाना नवीस होता था। गल्लाए मंडी का प्रमुख सेनाए मंडी होता था, और तीसरा बाज़ार जो था वह दास दासी और मवेशी बाज़ार था। अब हम देखते हैं एक एक बाज़ार की डिटेल्स कि क्या क्या इसमें विशेषताएँ थी। दोस्तों, इसके बाज़ार को देखने से पहले हम देखते हैं कि एक होता था, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी इस व्यवस्था के सफल संचालन के लिए। तो एक इसमें होता था बरीद, एक होता था इसमें मुहत्सिब, और एक होते थे मुनहियान। 3 तरह के अधिकारियों की इन्होंने जो है नियुक्ति कर रखी थी, जिसमें बरीद, मुहत्सिब और मुनहियान होते थे। यह बरीद जो होते थे यह गुप्तचर होते थे। पूछा जाता है कई बार कि बरीद क्या होते हैं, तो यह गुप्तचर होते थे। मुहत्सिब जो होता था वह माप तोल का अधिकारी होता था, माप तोल की जो है जांच करता था, माप तोल का यह अधिकारी होता था। इसके अलावा बाजार का जो आचार विनिमय है, आचार विनिमय अधिकारी, यह मुहस्सिब होता था। अब बात आती है मुनहियान की, तो यह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक नए अधिकारी रखे गए थे, नए लोग जो है इसकी सेवा में जो रखे गए थे, गुप्तचर टाइप ही होते थे यह। तो यह अलाउद्दीन खिलजी के व्यक्तिगत गुप्तचर होते थे, व्यक्तिगत गुप्तचर। दोस्तों, गुप्तचर बरीद भी होते थे, मुनहियान भी होते थे, लेकिन यह मुनहियान जो है अलाउद्दीन खिलजी के व्यक्तिगत गुप्तचर होते थे, जो कि सारी सूचनाएं बिना किसी फेरबदल के, बिना किसी मध्यस्थ के, डायरेक्ट सारी बाजार की जो सूचनाएं हैं वह अलाउद्दीन खिलजी के तक जो है अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंच जाती थी। अगर पूछा जाए मुनहियान कौन होते थे, तो यह व्यक्तिगत गुप्तचर होते थे अलाउद्दीन खिलजी के। अब हम देखते हैं गल्ला ए मंडी बाजार क्या था। तो पहला जो हम इसका बाज़ार देखते हैं गल्ला ए मंडी, बहुत ही प्रमुख बाज़ार था। तो हमने देखा भी पहले, यह जो था अनाज का व्यापार होता था। मुख्यतः जो है यहाँ अनाज का व्यापार होता था। इसके प्रमुख की बात करें तो इसका प्रमुख जो होता था वह सेना ए मंडी कहलाता था, सेना ए मंडी, सेना ए मंडी कहलाता था इसका प्रमुख जो होता था। और इसी पद पर जो है नियुक्ति की गई थी मलिक काबुल की, मलिक काबुल, मलिक काबुल की जो है इस सेना मंडी पद पर नियुक्ति की गई थी। अब इसका क्या कार्य होता था, तो इसका जो कार्य था, तो इसके प्रमुख कार्य होते थे, एक तो यह क्या करता था, रजिस्टर तैयार कराता था, रजिस्टर तैयार करेगा, इसी रजिस्टर में जो है व्यापारियों का जो है पंजीकरण होगा, यानी व्यापारियों का इस रजिस्टर में इस बाजार के तहत पंजीकरण अनिवार्य था। और इसके अलावा कीमत का निर्धारण करेगा, लेकिन कीमत का
निर्धारण, लेकिन ये जो है कीमत जो है खुद निर्धारित नहीं करता था, ये कीमत निर्धारण के लिए स्वतंत्र नहीं था। यहाँ पर जो है इसको सुल्तान की अनुमति लेना आवश्यक था। सुल्तान की अनुमति के बाद, सुल्तान की अनुमति के बाद जो है यह कीमत का निर्धारण करता था। इसके अलावा अगर और तुम देखें तो कीमत जो है वह वस्तु की किस्म के आधार पर, कीमत जो है वस्तु की किस्म के आधार पर निर्धारित होती थी। और इसी किस्म जब कीमत निर्धारित होती थी तो इसके द्वारा एक मूल्य तालिका बनाई जाती थी जहाँ पर कि वस्तुओं के जो है मूल्य लिखे जाते थे। और अगर हम बात करें वस्तु की किस्म के आधार पर जो कीमत का निर्धारण होता है तो ऐसी की ऐसी व्यवस्था जो है शेरशाह सूरी द्वारा भी लाई गई थी। तो आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ जो व्यवस्था शेरशाह सूरी जो लाया था वह यही व्यवस्था जो है उस समय रई कहलाती थी, शेरशाह के समय रई कहलाती थी। इसके अलावा यही सेनाई मंडी जो है दुकानदारों पर नियंत्रण रखता था, दुकानदारों पर नियंत्रण। और अगर दुकानदारों पर नियंत्रण रखता था, और अगर दुकानदार जो है जो बाजार के अनुरूप जो है व्यवस्था के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन्हें जो है शारीरिक और आर्थिक दोनों दंड इसके द्वारा दिए जाते थे। और यह सेनाई मंडी जब शारीरिक दंड देता था, जब शारीरिक या आर्थिक दंड देता था, यानी यह जो है न्यायिक कार्य करता था, इसके द्वारा जब न्यायिक कार्य किया जाता था उस समय इसको सराय ए अदुल कहा जाता था। जब यह न्यायिक कार्य करता था, अगर पूछा जाए कि न्यायिक कार्य करता था तो इसको सराय ए अदुल कहा जाता था। और इसी बाज़ार को चलाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 8 नियम बताए गए हैं, या 8 अधिनियम भी कह सकते हैं, वह बनाए गए हैं। तो इसके द्वारा जो 8 अधिनियम बताए गए हैं अगर उसको देखें हम, तो जो प्रथम अधिनियम था वह प्रथम था और सबसे कठिन था। इसमें क्या था कि सभी वस्तुओं के, सभी प्रकार की वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण होता था। यानी इसके मूल्य, सभी प्रकार की वस्तुओं के मूल्य का जो है सुल्तान के अनुमति द्वारा निर्धारण किया जाएगा। जिसमें अगर हम देखें तो गेहूं जो है जो होता था, गेहूं होता था इस समय 7.5 जीतल प्रति मन, 7.5 जीतल प्रति मन होता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो चावल और चना यह जो होता था 5 जीतल प्रति मन होता था। इसके अलावा उड़द जो होता था वह 4 जीतल प्रति मन होता था। तो ये कुछ मूल्य निर्धारण किए गए थे उस समय बाज़ार में। और इसके अलावा अगर दूसरा हम देखें तो इसी बाज़ार के तहत गल्लाए मंडी के तहत जो सहनाई मंडी की नियुक्ति होगी तो उसके तहत मलिक कबूल की नियुक्ति की गई। यह हम अधिनियम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। तो इसकी जो नियुक्ति थी इसमें उलुग खां का जो है प्रमुख योगदान था। और इसको जो सहायता के लिए बड़ी सेना वह घोड़े दिए गए थे, बड़ी सेना वह घोड़े दिए गए थे। और यही मलिक काबुल हमने देखा था, यह सेनाए मंडी कहलाता था, सेना ए मंडी। अगर हम देखें तीसरा, तो तीसरा जो कहा गया था कि सरकारी गोदाम में अनाज का भंडारण किया जाएगा, अनाज का भंडारण। सरकारी गोदाम जो बनाए गए थे अलाउद्दीन द्वारा या राज्य द्वारा जो गोदाम बनाए गए थे उनमें जो है अनाज का भंडारण किया जाएगा। और इसके तहत जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राशनिंग पद्धति शुरू की गई। इसके द्वारा जो है राशनिंग प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई। और इसके अलावा अनाज के भंडारण के अलावा खालसा भूमि का भू राजस्व है, दोआब के क्षेत्र से अनाज का भू राजस्व जो इसने आपने देखा था 50% कर दिया था। और इसके अलावा प्रमुख एक राजस्थान के
जाइन क्षेत्र में एक अनाज का गोदाम बनाया गया। राजस्थान के जाइन क्षेत्र में जो है अनाज के गोदाम बनाए गए, जहाँ पर कि आधा अनाज और आधा नकद रूप में लिया जाता था। इसके अलावा अगर हम और देखें अधिनियम में, तो जो अनाज ढोने वाले, जो परिवहन अनाज ढोने वाले या परिवहन व्यापारी जो होते थे, अनाज ढोने वाले और परिवहन व्यापारी होते थे, सभी जो है मलिक काबुल के अधीन रहेंगे। मलिक काबुल के, यानी जो सहनाई मंडी था, इसके अधीन रहेंगे, इसके अधीन होंगे। इसके अलावा अगर और हम देखें तो मुनाफाखोरी पर कठोर नियंत्रण, मुनाफाखोरी पर कठोर नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। छठा पॉइंट, जो छठा नियम था कि दोआब के, जो गंगा यमुना का क्षेत्र था, दोआब के अधिकारी को लिखित प्रमाण पत्र देना पड़ता था। यानी दोआब का जो अधिकारी था वहाँ पर जो है उसको लिखित प्रमाण पत्र देना पड़ता था कि उसमें, उसके क्षेत्र में जो है आवश्यकता से अधिक अनाज का संग्रह नहीं किया गया है। यह प्रमाण पत्र जो है दोआब के अधिकारी को देना पड़ता था। इसके अलावा और हम देखें सातवां पॉइंट जो था कि सुल्तान जो है प्रतिदिन गल्लाए मंडी से और बरीद से और मुनहियान से, इन तीनों से जो है सूचनाएं प्राप्त करता था। ये इनको जो है सुल्तान को सूचनाएं देनी होती थी। और इसके अलावा जो आठवां पॉइंट था वह था इसकी राशनिंग व्यवस्था को लेकर। आठवां पॉइंट जो था वह इसकी राशनिंग व्यवस्था को लेकर था। और इस राशनिंग प्रणाली को हम जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी कहते हैं। यहाँ पर एक मुख्य बात आती है कि गरीब जो होते थे, गरीबों को आधा मन प्रतिदिन अनाज। यहाँ पर एक मुख्य बात आती है कि गरीबों को जो है आधा मन प्रतिदिन अनाज जो है वह दिया जाएगा। तो यह था गल्ला ए मंडी बाज़ार, जिसका प्रमुख हमने देखा सहनाई मंडी होता था, जो कि मलिक काबुल था इस पद पर नियुक्त। इसके अलावा सुल्तान द्वारा इसको चलाने के लिए 8 नियम बनाए गए थे, वह हमने देखे। अब हम बाज़ार, जो दूसरा बाज़ार है सराय ए अदल, वह देखते हैं। सराय ए अदल बाज़ार, तो अगर हम इसकी बात करें, ये बाज़ार जहाँ लगता था तो दिल्ली के नज़दीक, दिल्ली में भी बदायूं के नज़दीक एक जगह है जिसका नाम है कुस्क ए बाग, जिसको कि हरा महल भी कहते हैं। यहाँ जो था दिल्ली के नज़दीक, या हम कहें दिल्ली में जो बदायूं द्वार है, दिल्ली में बदायूं द्वार जो है उसके नज़दीक कुस्क ए बाग, जिसे हरा महल कहते हैं, के पास यह बाज़ार जो था निर्मित था। तो सराय अदल जो है दिल्ली के बदायूं द्वार के नज़दीक निर्मित था। और इसमें हमने देखा मुख्यतः जो ये बाज़ार था वह कपड़े का बाज़ार था। और कपड़े के अलावा अगर हम और देखें तो तेल, घी, मसाले, चीनी इत्यादि जो वस्तुएं थी, इसके अलावा मसाले, चीनी हो गया, जड़ी बूटी हो गया, यह वस्तुएं भी यहाँ जो है बेची जाती थी। इसी सराय अदल जो था, इसका प्रमुख जो होता था उसको परवाना नवीस कहते थे। परवाना नवीस सराय अदल बाज़ार का प्रमुख होता था। और हमने देखा यह कपड़ों के लिए प्रमुख था, जो बाज़ार था मुख्यतः कपड़ों के व्यापार के लिए था।
और यह जो परवाना नवीस है, इसकी अनुमति के बिना जो है कोई भी, इसकी अनुमति के बिना अगर देखें हम अनुमति के, यानी इसकी अनुमति लेना जो है आवश्यक था, तो इसकी अनुमति के बिना तो कोई भी, न तो किरपास, दोस्तों किरपास जो होता है वह सूती कपड़ा होता है, न तो किरपास बेच सकता था और न ही एक और नाम आता है खुज, इम्पोर्टेंट नाम में पूछा जाता है खुज ए दिल्ली। तो यह खुज ए दिल्ली क्या होता था? तो यह खुज ए दिल्ली जो था दिल्ली का रेशमी कपड़ा होता था। इसी को जो है खुज ए दिल्ली कहा जाता था। दिल्ली का रेशमी कपड़ा जो होता था उसको खुज ए दिल्ली कहा जाता था। तो इस परवाना नवीस की अनुमति के बिना कोई भी सूती कपड़ा और खुज ए दिल्ली, जिसको कि रेशमी कपड़ा कहते हैं दिल्ली का, वह नहीं बेच सकता था। तो इसकी अनुमति लेना अति आवश्यक था। इसके अलावा हम देखें इस बाज़ार में जो है 1 टंका से लेकर 10,000 टंका तक, 10,000 टंका तक की जो है सामान मिलते थे। यानी 1,000 से लेकर 1 टंका से लेकर 10,000 टंका तक का सामान यहाँ मिलता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो केंद्र द्वारा इसमें सब्सिडी दी जाती थी, यानी केंद्र द्वारा सब्सिडी प्राप्त बाजार था यह है। और यहाँ पर जो थे मुल्तानी कपड़े काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो मुल्तानी व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यहाँ पर मुल्तानी अधिकारी बनाए गए, मुल्तानी अधिकारियों की नियुक्ति की गई, मुल्तानी अधिकारियों की नियुक्ति की गई। और इसके अलावा इन मुल्तानी अधिकारियों को जो है अलाउद्दीन खिलजी व्यापार को बढ़वाने के लिए 20 लाख टन का एडवांस भी देता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो यही परवाना नवीस जो है माल की जो खरीद और बिक्री होती थी, माल की खरीद व बिक्री के लिए, खरीद के लिए उसको प्राप्ति रसीद देता था अगले को, और बिक्री के लिए उसको, बिक्री के लिए भी जो है रसीद देता था। तो यह प्राप्ति और बिक्री रसीद देना इसके लिए अनिवार्य था इस बाज़ार के तहत परवाना नवीस द्वारा। और अगर हम और बात करें जो कपड़े होते थे, तो यह कपड़े पहले जो मिलते थे वह इसे अमीर खरीद सकते थे, मलिक खरीद सकते थे। इसके अलावा जो है संपन्न वर्ग, सबसे पहले जो है यह इन्हीं को बेचे जाते थे, या यही लोग जो है इसके हकदार थे, जिसमें अमीर है, मलिक है, संपन्न वर्ग है, या जो सैनिक संपन्न वर्ग है, उनको जो है यह कपड़े बेचे जाते थे। इसके अलावा हमने देखा इस बाज़ार को चलाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 5 नियम बताए गए हैं। उन नियमों को देखते हैं हम। तो इसी जो सराय अदल जो मुख्यतः कपड़ों का बाज़ार था, इसको चलाने के लिए 5 नियम बनाए, वह देख लेते कौन कौन से थे। तो इस नियम के तहत था सबसे पहले सराय अदल की स्थापना, यानी एक सराय अदल बाज़ार की स्थापना की जाएगी, इसको लेकर नियम था। इसके अलावा दूसरा अगर हम देखें, व्यापारियों को जो है या दुकानों का जो है दीवान रियासत में पंजीकरण अनिवार्य था। सराय अदल की स्थापना, दीवान रियासत में जो है विभिन्न किस्मों के अनुसार जो दीवान रियासत है वहाँ पर जो दुकानों का और व्यापारियों का पंजीकरण अनिवार्य है। इसके अलावा हम देखें तो परवाना नवीस की नियुक्ति व अधिकारों के बारे में, उसको क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या, और उसकी नियुक्ति से संबंधित जो है वह बात जो है तीसरे नियम में। इसके अलावा हम देखें और जो है विभिन्न वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, यानी विभिन्न वस्तुओं का जो है मूल्य निर्धारण किया जाएगा, और वह हमने देखा था वस्तुओं की किस्म के आधार पर। और अगर हम देखें तो मुल्तानी जो व्यापारी थे, मुल्तानी व्यापारियों को 20 लाख टन का अग्रिम धनराशि,
मुल्तानी व्यापारियों को 20 लाख टन का जो है अग्रिम धनराशि दी जाएगी या अग्रिम धनराशि जो है दी जाएगी। तो ये 5 प्रमुख बातें थी सराय अदल बाज़ार के जो बाज़ार को चलाने के लिए कि एक सराय अदल की स्थापना होगी, दीवानी रियासत में इनका पंजीकरण होना अनिवार्य है व्यापारियों का और दुकानों का। इसके अलावा परिवहन नवीस एक बहुत प्रमुख अधिकारी होगा यहाँ का, जिसके अंडर में जो है ये सराय अदल के बाज़ार पर नियंत्रण होगा, उसके अंडर में जो ये बाज़ार चलेगा यह इस पर पूर्णतः नियंत्रण रखेगा। इसके अलावा और अगर हम देखें तो विभिन्न वस्तुओं का मूल्य निर्धारण होगा और वह जो है किस्मों के आधार पर होगा। और मूल्य निर्धारण जो होता था हमने पहले देखा है कि सुल्तान की अनुमति के बाद ही मूल्य निर्धारण किया जाएगा और मूल्य निर्धारण के लिए मूल्य तालिका भी बनाई जाएगी। इसके अलावा मुल्तानी कपड़ों के जो व्यापारी होते थे उनको 20 लाख टन का जो है अग्रिम धनराशि दी जाएगी। तो यह था सराय अदल बाज़ार। अब हम देखते हैं जो लास्ट और इसका अगला बाज़ार जो था दास दासी वह मवेशी बाज़ार यानी पशुओं का बाज़ार। मवेशी से यहाँ हमको पता पड़ रहा है कि मवेशी यानी पशु जो होते थे उनका व्यापार होता था और दास और दासियों का जो है व्यापार होता था। तो इस बाज़ार में कुछ समस्याएं थी अलाउद्दीन खिलजी के सामने जो थी कि इस बाज़ार में जो समस्या को अगर देखें तो पूंजीपति और व्यापारी यह दोनों जो थे इस बाज़ार में हावी थे। एक तरह से ये जो थे दलाल का कार्य कर रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इन स्थिति को समाप्त कर दिया, यानी दलाल स्थिति समाप्त, दलालों की स्थिति जो है समाप्त कर दी। और यहाँ पर बर्नी द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। बर्नी जो है दलालों को बाजार का राजा कहता है। पूछा जाता है कि जो बर्नी द्वारा किन्हें बाजार का राजा कहा गया है, तो दलालों को जो है बर्नी द्वारा बाजार का राजा कहा गया है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ सुधार किए, जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए इस बाजार के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जो इसके गुप्तचर थे हमने देखे, बरीद, मुहस्सिब, इसके अलावा जो मुनहियान, तो गुप्तचरों का जो है गुप्तचर और जो इसके व्यक्तिगत गुप्तचर थे मुनहियान का जाल बिछा दिया, यानी जाल डाल दिया। इस बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा इसने अपने जो है गुप्तचर फैला दिए इस बाज़ार की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं जांच पड़ताल के लिए, जांच के लिए इन बाज़ारों में भ्रमण करने के लिए जाता था, जांच के लिए जाता था। इसके अलावा अगर हम देखें कि अलाउद्दीन खिलजी जो था इसकी ये बाज़ार व्यवस्था जो थी हमने देखी अभी तक, इसके क्या प्रभाव रहे उनको देख लेते हैं कि बाज़ार व्यवस्था के क्या प्रभाव थे। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की जो बाज़ार व्यवस्था के थे तो उसके सकारात्मक प्रभाव थे। वह क्या प्रभाव थे देखते हैं। तो इसके द्वारा जो व्यवस्था लाई गई उसके अंतर्गत उसके परिणाम स्वरूप कीमतों के जो निर्धारण हुआ, निर्धारण से आम जन को फ़ायदा, यानी आम जो जनता थी उसको, जो प्रजा थी उसको इन कीमतों के निर्धारण से बहुत ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि वस्तुओं को जो है मूल्य मालूम पड़ गया, मूल्य तालिका द्वारा कितना है। तो अब व्यापारी जो है अपना मनमाना जो है वस्तु का मूल्य नहीं रख पाते थे, और यानी आम जनी आम कहें तो उपभोक्ता जो थे, उपभोक्ता वर्ग को फ़ायदा हुआ, क्योंकि कीमत जो थी, कीमत कम रखी गई थी, वस्तु की कीमत जो है कम रखी गई। इसके अलावा और हम देखें तो यह बाजार व्यवस्था जो थी स्वप्रेरित लाभ की व्यवस्था नहीं थी, यानी इसका प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना नहीं था, आम जन को जो है राहत पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों यह था आज हमारा अलाउद्दीन खिलजी का बाजार व्यवस्था से संबंधित प्रमुख टॉपिक, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और दोस्तों आज जो हमने इस वीडियो में जो इस टॉपिक को कवर किया है, तो अब जो है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था से
अगर कोई सवाल पूछा जाएगा तो इस टॉपिक जो आज हमने जो ये चर्चा की, इस टॉपिक पर जो जो मुख्य बिंदु देखे, इनसे बाहर आने की संभावना बहुत ही कम है। तो हमारा यहाँ पर जो है अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था का पार्ट पूरा हो जाता है, जिसमें हमने सैन्य सुधार, इसकी राजस्व व्यवस्था और बाजार व्यवस्था देखी। तो ये था आज का प्रमुख जो बाजार व्यवस्था से संबंधित प्रमुख टॉपिक। और मिलते हैं एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।